हेरा फेरी राजू की तिकड़ी के साथ समाप्त हुई। घनश्याम उर्फ श्याम और बाबूराव गणपतराव आप्टे स्वयं को अपनी कल्पना से परे धनवान पा रहे थे। फिर हेरा फेरी अमीर बनने के बाद क्या होता है, इसकी कहानी बताती है। फिल्म एक प्रस्तावना के साथ शुरू होती है जो दर्शकों को तर्क करने के लिए प्रेरित करती है, जिसमें बताया गया है कि प्रत्येक को अपनी नई संपत्ति के बावजूद व्यक्तिगत नुकसान हुआ है। राजू ने अपनी बीमार मां को खो दिया, श्याम ने एक दुर्घटना में अपना एकमात्र प्यार अनुराधा शिवशंकर पणिकर को खो दिया और बाबूराव के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने सामान्य ज्ञान के छोटे छोटे अंश भी खो दिए जो उसके पास थे। वर्तमान में तीनों के पास एक कार और एक विशाल स्विमिंग पूल के साथ एक भव्य हवेली है, जिससे बाबूराव को अभी भी परिचित होना बाकी है। विभिन्न विलासिता पर खर्च करते हुए और एक बहुत ही आसान जीवन। हालांकि चीजें तब बदल जाती हैं जब राजू को बाबूराव के पुराने टेलीफोन पर 21 दिनों में उसकी संपत्ति दोगुनी करने की योजना के साथ एक फोन आता है। राजू की मुलाकात अनुराधा मुंजाल नाम की एक आकर्षक युवती से होती है, जो लक्ष्मी चिट फंड नामक एजेंसी की प्रबंधक है और श्याम और बाबूराव को इसके साथ जाने के लिए मनाती है। राजू पहले श्याम और बाबूराव से 30 लाख रुपए की व्यवस्था करता है और फिर पप्पू नाम के एक साधारण व्यक्ति को 20 लाख रुपए की शेष राशि का योगदान करने के लिए मना लेता है, ताकि वह 1 करोड़ के न्यूनतम निवेश के साथ आ सके, जिसे अनुराधा ने दोगुना करने का वादा किया है। 21 दिनों के बाद तीनों अपनी दोगुनी संपत्ति लेने के लिए कार्यालय जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि अनुराधा और उसकी कंपनी गायब हो गई है। मामले को बदतर बनाने के लिए उनके पास अपनी हवेली का कब्जा भी नहीं है, क्योंकि राजू ने 50 लाख रुपए की राशि की व्यवस्था करने के लिए इसे पहले ही बेच दिया था। यह महसूस करते हुए कि अनुराधा एक ठग महिला थी और वे अब दरिद्र हो गए हैं, तीनों को अब एक चौल भारतीय मकान में एक झोंपड़ी वाले कमरे में रहना होगा और अंजलि चौल अकाउंटेंट की बेटी है, जो पैसे इकट्ठा करने के लिए भी आती है। किराया। इस बीच पप्पू अगले दिन अपने हिस्से के पैसे लेने के लिए हवेली में आता है, लेकिन उसे पता चलता है कि राजू चला गया है और हवेली अब एक पारसी बंदूक संग्राहक के कब्जे में है। पप्पू अब मुसीबत में है क्योंकि उसने एक तुतलाने वाले लेकिन खतरनाक अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर तिवारी सेठ से पैसे उधार लिए थे, जो समय पर पैसे नहीं चुकाने पर उसे मार डालेगा। एक दिन एक डांस बार में राजू की मुलाकात अनुराधा से होती है, लेकिन बाद में जब वह बाबूराव और श्याम के साथ वहां लौटता है तो वह उसे नहीं ढूंढ पाता। इसके बाद पप्पू राजू से मिलता है और घोटाले के बारे में जानने के बाद सहानुभूति दिखाने का नाटक करता है। वह राजू को बरगलाता है और तीनों को तिवारी सेठ के पास लाता है और उसे बताता है कि उन्होंने ही पैसे लिए हैं। तिवारी सेठ तीनों को धमकी देता है और उनसे कहता है कि उन्हें पैसे लेकर आना होगा, नहीं तो उन्हें मार दिया जाएगा, लेकिन उसके कुछ गुर्गे घर ले जाते समय तीनों भागने में सफल हो जाते हैं। राजू, श्याम और बाबूराव शहर छोड़ने वाले हैं जब राजू को याद आता है कि उस पर अंजलि का पैसा बकाया है। तीनों उसके घर जाते हैं और यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि वह पप्पू की बहन है। तिवारी सेठ के गुर्गे आते हैं और अंजलि का अपहरण कर लेते हैं, क्योंकि पप्पू ने पैसे नहीं लौटाए हैं। यह महसूस करते हुए कि उसने ही अंजलि को मुसीबत में डाला है, राजू तिवारी सेठ के पास जाने और उसे छुड़ाने का प्रयास करने का फैसला करता है। श्याम और बाबूराव ने उनके बिना जाने से इनकार कर दिया और साथ ही रहने का फैसला किया। तीनों तिवारी सेठ के पास वापस लौटे और उनसे अंजलि को रिहा करने का अनुरोध किया और उन्होंने अंजलि को रिहा करते हुए पैसे लाने का आदेश दिया। राजू, श्याम और बाबूराव के पास अब 3 दिन का समय है और वे तिवारी सेठ को वापस भुगतान करने के लिए 40 लाख रुपए लेकर आएं, अन्यथा वे खुद ही मारे जाएंगे। राजू ने अपने पड़ोसी मुन्ना भाई को एक अन्य गैंगस्टर
नानजी भाई से ड्रग्स चुराने की योजना बनाते हुए सुना और गलत तरीके से मान लिया कि वे पैसे चुराने के बारे में बात कर रहे हैं। राजू तीनों के लिए मुन्ना भाई से चोरी करने की योजना बनाता है। इस बीच पप्पू और उसके गुंडे पारसी बंदूक संग्राहक से बंदूकों का संग्रह चुरा लेते हैं, लेकिन गुंडे स्थानीय स्तर पर 3 सबसे मूल्यवान प्राचीन बंदूकें, प्रत्येक की कीमत करोड़ों में, कचरा सेठ को बेच देते हैं, जो एक स्क्रैप डीलर है जो चोरी के सामान का भी कारोबार करता है, जो बाद में उन्हें बेच देता है। तीनों को बंदूकें मुन्ना भाई के गिरोह द्वारा नानजी भाई के ठिकाने से चोरी करने के बाद तीनों जोकर की वेशभूषा पहनते हैं और उससे सफलतापूर्वक चोरी करने के लिए बंदूकों का उपयोग करते हैं। हालांकि मुन्ना भाई की चोरी में केवल ड्रग्स है और कोई नकदी नहीं है, लेकिन राजू ने श्याम और बाबूराव को बताया कि ड्रग्स की कीमत कम से कम 3 रुपए करोड़ है। तीनों का मानना है कि अगर वे कचरा सेठ को ड्रग्स बेच सकें और तिवारी सेठ का कर्ज चुका सकें तो वे भी अमीर बन सकते हैं। इस बीच अंजलि को एहसास होता है कि राजू ने उसकी जान बचाने के लिए खुद को तिवारी सेठ की जमानत के तौर पर पेश किया है और वह उससे हाथ मिला लेती है। इसके बाद तीनों कुछ अपराधियों द्वारा अनुराधा का पीछा करते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। अनुराधा ने खुलासा किया कि पूरा घोटाला कबीरा, जो पिछली फिल्म में गैंगस्टर था, और उसके करीबी सहयोगी छोटा चेतन ने तीनों से बदला लेने के लिए रचा था। अनुराधा के साथ जाने का एकमात्र कारण यह था कि अपराधियों ने उसकी बहन की युवा बेटी का अपहरण कर लिया था, जो कबीरा के गिरोह का सदस्य था और अब जेल में है। फिरौती देने के लिए उनके पैसे को हीरे में बदल दिया गया था, लेकिन जब अनुराधा को पता चला कि उसकी भतीजी भाग गई है तो वह उनके साथ भाग गई और उन्हें एक सर्कस ट्रेन, जिसका नाम कुकडुकू रखा गया, की सजावट के नीचे छिपा दिया। इस बीच मुन्ना भाई के गुर्गों को तीनों द्वारा चुराई गई दवाएं मिल जाती हैं और वे उन्हें वापस ले जाते हैं। उसी वक्त तिवारी सेठ के गुर्गे भी पैसा वसूलने पहुंच जाते हैं। बाद में तीनों अंजलि और अनुराधा के साथ लौटते हैं, जिन्हें तिवारी सेठ के गुर्गे अपहरण कर लेते हैं। नानजी भाई को पैसे देने के लिए धोखा देने और फिर उस पैसे से तिवारी सेठ का ऋण चुकाने के लिए नकली दवाओं के साथ सूटकेस लेने की योजना बनाने के बाद तीनों ने तिवारी सेठ और नानजी भाई को ग्रेट रॉयल सर्कस में आने के लिए बुलाया। पप्पू, मुन्ना भाई और छोटा चेतन सभी सर्कस सुनते हैं और यात्रा भी करते हैं। पारसी बंदूक संग्राहक भी मुन्ना भाई को बंदूकों के साथ देखता है, जिसे बाद में पप्पू और उसके गुंडे ले जाते हैं, जबकि अभिनेताओं का समूह जो तीनों को सर्कस में छोड़ता है, उन्हें भी वहां के पैसे के बारे में पता चलता है और वे उसका अनुसरण करने का निर्णय लेते हैं। तीनों ने शुरू में नानजी भाई के गिरोह को नकली दवाओं के साथ धोखा दिया और पैसे ले लिए, जिसे खोलने पर उन्हें पता चला कि बैंक नोट नकली हैं। कोई अन्य विकल्प न होने पर तीनों ने नानजी भाई के पैसे तिवारी सेठ को देने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि वह मान लेंगे कि यह वास्तविक है। वह ऐसा करता है और अनुराधा और अंजलि को रिहा कर देता है, लेकिन जब नानजी भाई को नकली दवाओं का पता चलता है तो वह उन तीनों का सामना करता है और बाबूराव के साथ बहस करता है, जो गलती से खुलासा करता है कि पैसा नकली है। मुन्ना भाई, पप्पू, छोटा चेतन और कलाकारों का समूह सभी वहां पहुंचते हैं। तीनों ड्रग्स लेते हैं और एक जटिल पीछा शुरू होने पर उन सभी से बच निकलते हैं। पीछा करने के दौरान अनुराधा अपनी भतीजी से मिल जाती है और हर कोई हीरे के बारे में जानने के बाद उनकी खोज करना शुरू कर देता है, लेकिन गोरिल्ला द्वारा उन्हें सार्वजनिक रूप से जमीन पर फेंक दिया जाता है। जल्द ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और तिवारी सेठ, मुन्ना भाई, पप्पू, कचरा सेठ, नानजी भाई और छोटा चेतन के गिरोह को उनके अपराधों के लिए गिरफ्तार कर लेती है, जबकि राजू, श्याम और बाबूराव अनुराधा, अंजलि और अनुराधा की भतीजी के साथ भाग जाते हैं।
राजू अपने पास रखे 3 प्राचीन बंदूकों वाले बैग को लेकर भाग जाता है। इस बात से अनजान की बैग में पप्पू का मोबाइल फोन भी है। अपनी गिरफ्तारी से पहले पप्पू ने श्याम और बाबूराव को सूचित किया कि राजू के पास मौजूद बंदूकों की कीमत 5 करोड़ से अधिक है। इस बीच बंदूकों का मूल्य न जानते हुए राजू उन्हें हमेशा के लिए नदी में फेंकने का प्रयास करता है, लेकिन असफल हो जाता है क्योंकि वे पुल के टूटे हुए हिस्से पर गिर जाते हैं। फिल्म एक कठिन मोड़ पर समाप्त होती है क्योंकि राजू फिर से बंदूकें निकालने के लिए हाथ बढ़ाता है, जबकि पप्पू का मोबाइल फोन, जिसे उसने पहले खोजा था और अपने मुंह में रखा था, बजना शुरू हो जाता है क्योंकि श्याम और बाबूराव राजू को फोन करने की सख्त कोशिश करते हैं।